नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज शेयर बाजार का लेखा जोखा में हम समझेंगे कि आज कैसे 4 महीनों में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट आई है। इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट 26 अगस्त 2025 को देखी गई थी। आज एक ही दिन में 8 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के स्वाहा हो गए। आज का एपिसोड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, इसमें रुचि रखते हैं या किसी भी तरह का इसमें दखल रखते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आज क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और याद रखें, अंत तक देखिए, क्योंकि यह एपिसोड आपके निवेश को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक और कमेंट में हमें बताएं कि आज की गिरावट से आपका पोर्टफोलियो कितना प्रभावित हुआ और क्या आपने पैनिक में कहीं सेलिंग तो नहीं कर दी। दोस्तों, सबसे पहले आज की हेडलाइन पर हम नजर डालते हैं। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 780 अंक गिरकर 84,181 पर बंद हुआ, जो कि 0.92% की गिरावट है। इसी तरह निफ्टी 50 भी 264 अंक गिरकर 25,877 पर पहुंचा, यानी 1.01% नीचे। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही 2% गिरे। यह सेंसेक्स की प्रतिशत के लिहाज से 4 महीने में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। आखिरी बार इतनी बड़ी गिरावट 26 अगस्त 2025 को देखी गई थी, जब यह 1.04% गिरा था। बाजार में हर तरफ बिकवाली का माहौल था और ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से यह गिरावट और तेज हुई। निवेशकों की कुल संपत्ति में एक ही दिन में आज 8 लाख करोड़ रुपए की कमी आई। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 480 लाख करोड़ रुपए से घटकर 472 लाख करोड़ रुपए रह गया। यह चौथा लगातार सत्र है जब मेन इंडेक्स गिरे हैं। सोमवार से लेकर वीरवार गिरावट ही गिरावट है। पिछले 4 दिनों में सेंसेक्स 1581 अंक अर्थात 1.84% गिर गया है, जबकि निफ्टी 1.72% नीचे आया इस सप्ताह। अब सवाल यह है कि आखिर यह गिरावट क्यों आई। दोस्तों, बाजार की गिरावट के पीछे कई वजहें हैं और हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी चिंताएं। हाल ही में एक रिपब्लिक सीनेटर ने कहा कि ट्रंप ने रूस पर सैंक्शन बिल का समर्थन किया है, जिससे उन देशों पर कम से कम 500% टैरिफ लग सकता है जो रूसी तेल खरीदते हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड में उथल पुथल मच सकती है और भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारा इससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होता है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जैसे मिडिल ईस्ट में तनाव या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। निवेशकों को सतर्क किए जा रहे हैं। लगातार निवेशक कॉशियस है। विदेशी निवेशकों का लगातार बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एफआईआईज का आउटफ्लो से बाजार पर दबाव बढ़ा है। साथ ही कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में सतर्कता का माहौल है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ और एफआईआईज के आउटफ्लो ने कमाई की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मेटल शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग हुई। क्यों? क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस में गिरावट आई है और ऑयल एंड गैस स्टॉक्स यूएस वेनेजुएला संकट की वजह से गिर गए हैं। निकट भविष्य में बाजार रेंज बाउंड रह सकता है और तीसरी तिमाही के नतीजे और अमेरिकी टैरिफ के अपडेट्स पर निर्भर करेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी गिरावटें बाजार में सामान्य हैं, लेकिन इनसे हमें सीखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 में टॉप गेनर्स कौन से रहे। इतनी बड़ी गिरावट में भी टॉप गेनर्स, जी हाँ, गिरावट में और बढ़ाव में, चढ़त में, सब तरफ, दोनों तरफ चीज़ें होती हैं, गिरते भी हैं, उठते भी हैं। आज केवल 4 स्टॉक्स ही हरे निशान में बंद हुए। इटर्नल 0.78% ऊपर, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 0.53% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 0.5% ऊपर और बजाज फिनांस 0.13% ऊपर। ये स्टॉक्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से हैं जो अपेक्षाकृत मजबूत रहे, लेकिन बाकी बाजार में लाल निशान ही छाया रहा। ब्लड ब्लड ब्लड। अब टॉप लूजर्स की बात कर लें। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज 3.78% नीचे रहा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 3.57% नीचे और ओएनजीसी 3.29% नीचे रहा। ये मेटल और ऑयल सेक्टर से हैं जो आज सबसे अधिक प्रभावित हुए। सेक्टोरल इंडेक्स पर अगर हम नज़र डालें तो सभी सेक्टरों में गिरावट दर्ज हुई।
निफ्टी मेटल 3.4% गिरा, ऑयल एंड गैस 2.84% नीचे रहा, पीएसयू बैंक 2.08% गिरा और आईटी 2% नीचे रहा। निफ्टी बैंक 0.51% गिरकर 59,687 पर बंद हुआ, 59,687 पर बंद हुआ, जबकि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.65% गिरा। दोस्तों, मेटल सेक्टर की गिरावट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जुड़ी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल्स सस्ते होते हैं तो भारतीय कंपनियां प्रभावित होती हैं। इसी तरह ऑयल सेक्टर में यूएस वेनेजुएला टेंशन से चिंता बढ़ी है, क्योंकि वेनेजुएला एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। आईटी सेक्टर में गिरावट एफआईआईज आउटफ्लो और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका से आई है। बैंकिंग सेक्टर अपेक्षाकृत बेहतर रहा, क्योंकि कुछ बड़े बैंक मजबूत नतीजे दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के लिहाज से सबसे अधिक एक्टिव काउंटर्स की। तो वो आप जानते ही हैं सबसे ऊपर आजकल कौन रह रहा है काफ़ी लंबे समय से। एनएसई पर वोडाफोन आइडिया ने 83.7 करोड़ शेयरों का कारोबार किया, जबकि टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 18.8 करोड़ शेयर, और पीसी ज्वेलर की बात करें तो 15.2 करोड़ शेयर्स में इनमें ट्रेड हुए। ये स्टॉक्स हाई वॉल्यूम से ट्रेडर्स का ध्यान खींचते हैं, लेकिन याद रहे हाई वॉल्यूम हमेशा अच्छे नहीं होते, इसमें रिस्क भी अधिक होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसे स्टॉक्स में एंट्री से पहले टेक्निकल एनालिसिस जरूर देख लें। दोस्तों, बाजार में गिरावट के बीच भी कुछ स्टॉक्स ने कमाल किया है। बीएसई में 12 स्टॉक्स ऐसे रहे जो 15% से अधिक उछल गए, जैसे जिंदल फोटो, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया और ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स। ये छोटे स्टॉक्स हैं जो स्पेसिफिक न्यूज़ या ऑर्डर्स की वजह से ऊपर गए। वहीं दूसरी तरफ 4 ऐसे स्टॉक्स रहे जो 15% से अधिक नीचे गिर गए, जैसे हीरा इस्पात, कैप्टन टेक्नोकास्ट, सिरोया एंड सन्स और ब्रोच लाइफ केयर हॉस्पिटल। ये उदाहरण हमको बताते हैं कि बाजार में हमेशा अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों होते हैं। एक तरफ तेजी है तो एक तरफ मंदी है, कोई तो गिर रहा है तो कोई उठ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऐसी गिरावट में अच्छे स्टॉक्स खरीदने का मौका मिल सकता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर गौर करें तो बीएसई पर 4,367 स्टॉक्स ट्रेड हुए हैं, जिनमें 1,039 बढ़े हैं और 3,158 गिर गए हैं, और 170 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो यह बताता है कि बाजार में बिकवाली का दबदबा था, लेकिन 3 गुना स्टॉक्स गिरे जितने स्टॉक्स बढ़े थे। तो ऐसी स्थिति में पैनिक सेलिंग से बचें और आप जो है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू अवश्य कर लें। अब 52 वीक हाई और लो की बात करें तो इंट्राडे में 113 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई छुआ, जैसे आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो और एक्सिस बैंक। ये स्टॉक्स मजबूत फंडामेंटल वाले हैं और बाजार की गिरावट में भी ऊपर गए हैं। वहीं 190 स्टॉक्स ने 52 वीक लो बनाया, जैसे यूबीएल, पेज इंडस्ट्रीज, आईआरसीटीसी, सीमेंस एनर्जी इंडिया और कोलगेट पामोलिव। अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पर है तो यह खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है, बशर्ते कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हों, और इसके लिए रिसर्च जरूरी है। अंत में हम निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पर भी बात कर लेते हैं, जो हमेशा करते हैं और आज भी करेंगे। कि विशेषज्ञों का कहना है कि 25,750 और उसके बाद 25,700 का एक जोन बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर यह टूटा तो आगे 25,500 तक की गिरावट आ सकती। कल 26,000 के लेवल को हमने बताया था कि यदि ये टूटा तो बड़ी गिरावट आ सकती है, और आज ऐसा ही हमने देखा। कल के लिए ऊपर की तरफ 26,000 और 26,030 ये इमीडिएट हर्डल है। निफ्टी ने राइजिंग चैनल का लोअर बैंड तोड़ा है और ऐसे में 25,880 के पास पिछले स्विंग लो को टेस्ट किया है। अगर यह लेवल नीचे टूटा तो अप ट्रेंड में समस्या आ सकती है और 25,600 25,700 तक की गिरावट हम देख सकते हैं। निवेशकों को सख्त रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए और वोलेटिलिटी में शॉर्ट टर्म पोजीशंस में सतर्क रहें। क्लियर डायरेक्शनल क्यूज का इंतजार करें। दोस्तों, यह थी आज के शेयर बाजार का लेखा जोखा, लेकिन हम थोड़ा सा इस लेखा जोखा से आगे बढ़ते हैं, गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि यह गिरावट निवेशकों के लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहले ट्रंप टैरिफ की चिंता को विस्तार से देखें। अमेरिका अगर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाता है तो ऐसे में भारत जैसे देशों पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम रूस से सस्ता तेल आयात करते हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है।
कंपनियों की लागत बढ़ेगी और शेयर प्राइसेस पर दबाव आएगा। याद कीजिए 2018 में ट्रंप के ट्रेड वॉर ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया था। सेंसेक्स उस समय 10% से अधिक गिरा था। क्या इस बार भी वैसा ही होगा? फिलहाल यह शुरुआती चिंता है, लेकिन अगर बिल पास होता है तो ऑयल, मेटल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स सबसे अधिक प्रभावित होंगे। अब ऐसे में निवेशक क्या करें? डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। केवल एक सेक्टर में ना बैठे रहें। अब FIIs की आउटफ्लो पर अगर हम बात करें तो विदेशी निवेशक पहले कुछ महीनों से भारत से पैसे निकाल रहे हैं। जी हाँ, लगातार निकाल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। इससे रुपये पर दबाव है और बाजार गिरता है। लेकिन DIIs यानी घरेलू निवेशक मजबूत है। म्यूचुअल फंड और रिटेल निवेशकों ने बाजार को पूरी तरह से सपोर्ट करने का प्रयास किया है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो यह समय है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इतिहास बताता है कि FIIs आउटफ्लो के बाद बाजार रिकवर करता ही है, जैसे 2022 में कोविड के बाद। तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है क्योंकि लोन ग्रोथ मजबूत है, लेकिन IT सेक्टर में स्लो डाउन की आशंका है। मेटल सेक्टर में चीन की इकोनॉमी स्लो होने से प्राइसेस गिर रहे हैं। ऑयल सेक्टर में कच्चे तेल की कीमतें वोलेटाइल हैं। निवेशकों को सलाह है कि मजबूत बैलेंस शीट वाली अच्छी कंपनियों पर फोकस करें। दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, सभी अंडे एक ही जगह ना रखें। समय समय पे अपने शेयर्स को, जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी फंडामेंटल्स चेक करते रहें। न्यूज़ फॉलो करें, लेकिन पैनिक ना करें, और अपनी SIP तो जारी ही हमें रखनी चाहिए। तो कल हम फिर मिलते हैं, और कल हम सुभाष जी के साथ में वीकली शेयर मार्केट का जो एनालिसिस करते हैं वो करेंगे। उनसे नेक्स्ट वीक के हम रेंज भी लेंगे कि वो नेक्स्ट वीक किस तरह की रेंज देते हैं, और क्या इस वीक रहा, उनकी नज़र से इस गिरावट का 4 दिनों का क्या कारण रहा, वह भी हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।